अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कमाल कर दिया है। 29 में से 23 से ज़्यादा नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है और 25 साल के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है और लगभग तय है और ये इबारत के तौर पर लिखा है कि मुंबई, वृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी से ठाकरे परिवार का राज खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग बहुमत के करीब है या बहुमत उसे मिल जाएगा। 1 से 2 घंटे के भीतर इसका ऐलान होने वाला है और महाराष्ट्र की नगर पालिका में धूम मचा दी है बीजेपी और उसके नेतृत्व ने। तो ठाकरे परिवार यानी शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली एनसीपी, एमएनएस, इनका इतना बुरा हश्र क्यों हुआ, आज चर्चा इसी विषय की। और मुंबई का किला बीजेपी ने कैसे भेदा, आज चर्चा इस विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, कोई यकीन नहीं कर सकता लेकिन ये एक बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। 25 साल के बाद मुंबई में ठाकरे परिवार का वृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको मुंबई बीएमसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उनकी बादशाहत खत्म होने जा रही है। बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बिल्कुल करीब है और थोड़ी देर बाद जब परिणाम जारी होंगे तो ऐसा प्रतीत है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पार जाने वाली है। वहाँ पर शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे, एमएनएस के गठबंधन को आशातीत सफलता नहीं मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने मुंबई का किला भेद लिया है। बहन भाइयों, मुंबई क्यों इंपॉर्टेंट है? मुंबई इस देश की व्यावसायिक राजधानी है। बीएमसी कोई एक मामूली नगर पालिका नहीं है, न तो कोई छोटा मोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई तकरीबन 60,000 करोड़ के बजट वाली बहुत बड़ा नगर निगम है। ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि देश भर में इतना बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं नहीं है। और 60,000 करोड़ के बजट वाले इस विभाग कई राज्यों के बजट से ज़्यादा बड़ा है। कई ऐसे राज्य भी इस देश के भीतर है जिनका बजट बीएमसी के बजट से बहुत छोटा है, लेकिन बीएमसी के इस बजट ने महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी को जैसी जबरदस्त जीत दी है, उससे विपक्षी कोना स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है। और मुंबई के भीतर ये मिलने वाली हार ने शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे पर अब कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ये उनका मजबूत किला ढह गया है, वो भी तब जब ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिलाकर बीजेपी का मुकाबला किया, लेकिन बीजेपी शिंदे वाली शिवसेना का मुकाबला और अजित पवार वाली एनसीपी का मुकाबला नहीं कर सके। बहनों भाइयों, फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये महाराष्ट्र की राजनीति की ऐसी तिकड़ी हो गई है जिसने ठाकरे परिवार को धूल चटा दी। सिर्फ मुंबई के भीतर ही नहीं, पुणे, नासिक, नागपुर जबरदस्त कामयाबी, संभाजीनगर जबरदस्त कामयाबी बीजेपी ने हासिल की। महाराष्ट्र के तकरीबन सारे बड़े शहरों पर बीजेपी का कब्जा और बीजेपी के साथ साथ एनसीपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को बढ़त मिली, चाहे वो ठाणे का इलाका हो, चाहे वो नवी मुंबई का इलाका हो। प्रत्याशा से ज़्यादा उनको सीटें मिली, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मिली। हालांकि अभी मुंबई बीएमसी में कई जगह काउंटिंग चल रही है, पर अधिकांश परिणाम इसी के आसपास होंगे। तकरीबन 122 सीटों के आसपास, 120 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी बीएमसी पर अब अपना मेयर बिठाएगी। पहली बार अब इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बीएमसी का नेतृत्व करेगा। किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। 1996 से ठाकरे परिवार का वहाँ कब्जा रहा है। इस कब्जे को कोई ताकत हटा नहीं पाई थी। किसी का भी दौर आया हो, किसी का भी शासन रहा हो, लेकिन बीएमसी मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार, और वहीं से उनको सफाया हो गया है। हालांकि कुछ सीटें जीत के आए हैं, लेकिन सत्ता महत्वपूर्ण होती है। बहुमत नहीं मिला, हार मिली। और बीजेपी, जिसने महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और अपनी कामयाबी को बीएमसी के चुनाव में, महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी और उनके गठबंधन दलों ने फिर से साबित किया है। लिहाजा विपक्ष के पास अब कहने सुनने को ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। महाराष्ट्र की जनता, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो, वो बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दीवाने हैं। ये बात विपक्ष आज समझ ले या कल,
लेकिन धरातल पर सच्चाई यही है और परिणाम तो कम से कम यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है। पूरा महाराष्ट्र भगवामय है। तो कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। महायुति ने अपना जनता का विश्वास प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है और महाविनाश अघाड़ी ने आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। मुंबई के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महायुति को एक ऐसे ऐतिहासिक जीत दिलवाई है। 30 वर्षों के बाद जिन लोगों ने मुंबई महानगर पालिका को लूटा और इस चुनाव में लोगों का ध्यान भावुक मुद्दों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, उनको मुंबई की जनता ने पूरी तरह से नकारा है, रिजेक्ट किया है। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इस परिचर्चा में। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रवि तिवारी मुंबई के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार। ओपी मिश्रा शिवसेना के सिंधे गुट के हैं, प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। रवि तिवारी जी का मैं रुख करता हूं, वो जर्नलिस्ट हैं और मुंबई के इस चुनाव में, महाराष्ट्र के इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस पे बहुत ही बारीक नज़र रखे थे। तिवारी जी बहुत स्वागत। ये क्या हुआ बीएमसी में? देखिए ब्रजेश भाई, जो सबसे बड़ी चीज हुई वो है बीजेपी की अपनी जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, जिस तरह से एक चुनाव को गंभीरता से लेके बीजेपी काम करती है। मैं कहूंगा सबसे बड़ा परिणाम जो है उसकी वजह से आया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष पिछले 2 सालों से हाशिए पे रहा है, खासकर बीएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर था और 2 सालों से लोग उसके एक्शन में नहीं थे। एक बड़ा इम्पैक्ट खासकर जो ठाकरे परिवार को मिला है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी नींद में था। आपको ये मानना पड़ेगा कि आमतौर पर जब तक मोबिलाइजेशन नहीं होता, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां धरना, मोर्चा, आंदोलन और मुद्दों को नहीं उठाते, तब तक ऐसी कुछ चीजें होती नहीं। 15 दिन पहले राज और उद्धव एक टेबल पे आते हैं और इसके बाद तो थोड़ा बहुत मोबिलाइजेशन मिला है। आज जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत यूबीटी और मनसे की जो सीटें निकली भी हैं, वो इसलिए कि 15 दिनों की मोबिलाइजेशन में कुछ चीजें और कन्वर्ट हुई थी। नहीं तो शायद ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रिपरेशंस के साथ बीजेपी उतरी थी और पिछले 6 महीने से ग्राउंड पे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कनेक्ट कर रही थी, वो मुझे लगता है ये उसका परिणाम है। रही बात इस चुनाव की, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी रही हैं। वो ये कि इस पूरे महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव में लोकल मुद्दे बहुत बड़े नहीं थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो राष्ट्रीय रहा और स्टेट के लेवल का रहा। यानी जो वाटर गटर मीटर की बात होती है, वो इस म्युनिसिपैलिटी चुनाव में आपको कहीं नहीं दिखेगा। नेतृत्व दिखेगा कहीं, मतलब वो असेंबली इलेक्शन के पैटर्न पर चुनाव लड़ा गया। रिपीट करें। आप ये कहना चाहते हैं असेंबली इलेक्शन के पैटर्न पर ही चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल, असेंबली इलेक्शंस का ही वो था जो स्टेट ने किया, जो नगर विकास मंत्रालय ने किया, जो चीजें की गई। जैसे अट सेतु का एक नाम दिखाया गया, पीएमसी का कोई रोल नहीं था। कोस्टल रोड की बात की गई, जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया। जिन जिन चीजों के डेवलपमेंट की बातें की गई, वो कहीं इस पूरे चुनाव में नहीं रहा। देखिए, मुंबई और एमएमआरडीए रीजन या मुंबई के अलावा महाराष्ट्र की जितनी नगर पालिका है, वहां पे इन दिनों डेवलपमेंट का बहुत सारा काम चल रहा है। वहां पे अभी भी जो मूल मुद्दे बचे हुए थे, ना तो विपक्ष ने इन मुद्दों पे बहुत अच्छी तरह से लोगों के पास लेके जा पाए और ना ही बीजेपी ने उन मुद्दों पे लोगों को जाने दिया है। मैं अभी भी कहूंगा कि जो गार्बेज मैनेजमेंट था, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थी, खस्ता हाल रोडों को लेकर डेवलपमेंट के लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग, यानी सिटी डेवलपमेंट की जो प्लान होनी चाहिए थी इस पूरे चुनाव में, वो कहीं नहीं दिख रही है।
विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी के पिच पे फंसा हुआ मुझे दिख रहा था, और रिजल्ट सामने है, बीजेपी जो चाह रही थी। तो पर आप ये बताइए कि 1996 के बाद से ठाकरे परिवार को बीएमसी से बाहर जाना पड़ा। ये महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका है? बड़ा झटका है। आमतौर पर जो हमारी बिरादरी में बातें की जाती रही, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में जो बातें की जाती रही, ये कहा जाता था कि शिवसेना ठाकरे परिवार की जो जान है वो बीएमसी में है। यानी हम लोग किसी कहानी की तरह कहा करते थे कि ये बीएमसी एक सोने का पिंजरे में बंद एक चिड़िया है जो ठाकरे परिवार के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी देती रही है। वो अब निकलने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जरूर होगा कि विपक्ष किस तरीके से वहां पे जाता है। आप इसको ये कह सकते हैं। सबसे दूसरी बड़ी चीज ये रही कि मराठी का मुद्दा, जिसको लेके आखिरी चरण के चुनाव के आसपास में उतरे हैं दोनों ठाकरे बंधु, वो कार्ड भी उस तरीके से नहीं चला है। वैसे आप सफलता की बात करें तो देखेंगे कि पिछले चुनाव में 82 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार 90 के आसपास जा रही। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहा है इसमें, लेकिन जिस तरह से फील्डिंग की गई, जहां जहां जीतने वाले उम्मीदवार थे, कई अच्छा सर, क्या बीएमसी के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं या अभी क्या स्टेटस है? अभी 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 जो है वो रुझान ही कह सकते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त और भी लगेगा। बहुत शुक्रिया सर रवि तिवारी जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंबई से मेरे साथ कनेक्ट हैं। रत्नाकर जी, लड्डू खाना चाहते हैं या रसगुल्ला? आज क्या लखनऊ से भिजवाऊं आपके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपकी बधाई हमारे लिए लड्डू और रसगुल्ले के जैसा है। आप की शुभकामनाएं जो है वही मिलती रहें, बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आप अप्रिशिएट करते रहें, यही हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण। अब ये चुनाव जीत गए तो चाहते हैं हम भी बदल जाएं और इन्हीं की पार्टी में आ जाएं। हम तो चाहेंगे कि पूरा देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाए, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसको लेके आगे बढ़े और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना जो मोदी जी की है उस विचारधारा पे। तो ये कमाल कैसे हुआ भाई रत्नाकर जी, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि 25 साल से जो उद्धव ठाकरे और अभी ठाकरे बंधु जो युति थी, ये लोगों ने अपने इस पूरे बीएमसी को एक निजी जागीर समझ के रखा था, और ये बीएमसी जो है इनका एक पारिवारिक बिजनेस हो गया था। और जनता का विकास करने की जगह पे ये लोग अपने विकास में ज्यादा रुचि रखते थे, जनता के विकास में नहीं रखते थे। और जब भी ये देखिए, आज आप भी जानते हैं कि बीएमसी जो है 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है इसका, और इतना बड़ा बजट है कि डेवलपमेंट के कार्यक्रम जो जितने भी हैं, झुग्गी झोपड़ी हो चाहे अन्य एरियाज हो, वहां पे डेवलपमेंट के कोई भी काम छूटा नहीं रह सकता है, सारे काम पूरा हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने कोई उस तरह से कार्य किए नहीं जिस तरह से इनको करना चाहिए। आप भी जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जो है नगर निगम होने के साथ साथ और भारत के 9 राज्यों से ज्यादा का बजट है ये। और जब भी ये जनता के बीच में जाते थे शिवसेना के लोग, उबाठा के लोग, तो जनता उनसे अपने समस्याओं के बारे में चर्चा करती थी। लेकिन इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का कार्य उस तरह से नहीं किया जिससे जनता इनसे संतुष्ट रहे। और निश्चित रूप से हम जब भी गए जनता के बीच में तो जनता को हमने अपने विकास के कार्य ही दिखाए। हमने बताया उनको कि हम अपने कार्यकाल में किस तरह से अटल सेतु बनाए, कोस्टल रोड बनाए, मेट्रो ट्रेन का जाल बनाए, हमने किस तरह से मुंबई को टोल मुक्त किया। तो विकास के मुद्दे पे हम जब भी गए तो विकास के मुद्दे पे गए, और ये लोग पर प्रांतीय के मुद्दे पे आ जाते थे तुरंत जो है ये मराठी की बात करने लगते थे, खुद को मराठी का सर्वे सर्वा समझ करके, और मराठी वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात करते थे, जो इनका दाव चला नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज ये था कि देखिए, महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता विजय जी बहुत हिंदुत्ववादी जनता है, क्योंकि मुगलों से लड़ने वाले शिवाजी महाराज और औरंगजेब को शिकस्त देने वाले शिवाजी महाराज के इस राज्य में हिंदुत्व की बात अगर आप नहीं करेंगे तो और जाकर के उन लोगों के साथ आप मिल जाएंगे जो हमारे देश तोड़ने की बात करते हैं। सीए का विरोध आपने अगर देखा होगा तो आदित्य ठाकरे किस तरह से उमर खालिद के साथ मंच शेयर करता था, करते रहे, और वही उमर खालिद जो आसाम को अलग करने की बात करता है, जो नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है। फाइनल रिजल्ट आ गए हैं, क्या स्कोर है बीएमसी में, आपको कुछ आइडिया है? फाइनल स्कोर कब तक आएगा?
फाइनल स्कोर देखिए मिल जाएगा। फाइनल आप बहुमत में आ गए हैं? महायुति जो है 130, 125, 130 के बीच में महायुति का फाइनल आंकड़ा आएगा निश्चित रूप से। ऑल राइट, शुक्रिया। और मैं दूसरी चीज में ये बता दूं जी कि 29 नगर पालिकाओं में 26 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का मेयर ही बनेगा। ये बहुत ही प्रचंड जीत जो है महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है और हम इसका बहुत अरे आप तो बना ही लोगे सर, उन्होंने जहां विकास को 2-4 जगह कमी भी है तो बन जाएगी, आप कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो सही है, अब तो बनना है, बनाना ही है सर। मैं आपके मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका उपाध्याय जी। हार के बाद एक और हार, अब कांग्रेस के हिस्से में लगता है सिर्फ हार लिखी हुई है। प्रश्न बहुत ही आज के हिसाब से आपका जायज़ भी है। मैं इसको मैंने सहर्ष स्वीकारता भी हूँ कि आज की हार जो है बीएमसी की हार मेजर हार है। ये हार नहीं होनी चाहिए थी। और शाम से ही जो टीवी चैनलों पर एक नैरेटिव में देख रहा हूँ उसमें कुछ सत्यता भी दिखती है कि क्या हम लोग मतलब शिवसेना, शरद पवार साहब सब साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो संभवतः ये चुनाव टक्कर की होती या हम चुनाव जीत रहे होते। इसमें बहुत ही सत्यता है। तो कहीं ना कहीं हम में कमी रही है। कमी कहाँ रही है उसका मैं जिक्र जरूर आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है आपका। सच्चाई तो यह है कि क्या हम चाहते तो थे कि हम साथ रहें, पर शिवसेना जब एमएनएस के साथ हाथ मिलाई और वही एमएनएस जो आप जानते हैं उत्तर भारतीयों के साथ क्या क्या व्यवहार करती है, किस तरह पहचान और भाषा के नाम पे जो राजनीतिक वोट ध्रुवीकरण का काम करती है। हिंदू मुस्लिम में भी नैरेटिव में भी भाजपा के साथ कई बार उन्होंने साथ दिया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे। हम हार स्वीकारते हैं, पर इस तरह के वैचारिक बदलाव की आशा हमारे कार्यकर्ता और हम नहीं करते। तो एक बात यह है, हार का एक कारण और है कि जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति जाति और धर्म के साथ साथ सियासत की गई भाजपा के साथ है। भाजपा और एमआईएम ने जिस तरह से मुस्लिम महापौर की बात की और काउंटर पोलराइजेशन हुआ, उससे भी हमें जो हमारे जो वोटर थे उस वोटर को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। दक्षिण भारतीय के साथ भी एक बड़ा दुर्व्यवहार करने का काम ऐन वक्त चुनाव के टाइम राज ठाकरे ने किया। अन्नामलाई जो भाजपा के बेशक नेता थे, लेकिन उनके साथ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उससे दक्षिण भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं इस गठबंधन को लेकर भी दिक्कत थी और वो पोलराइज। आप गठबंधन की चिंता में दुबले ना हो, मुझे ये बताएं कि कांग्रेस इस दुर्दशा की शिकार क्यों हुई? नहीं जी, देखिए वही सब कारण बता रहे हैं कि एक तो ये काउंटर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की भी और मराठी गैर मराठी की भी, दक्षिण भारतीय बनाम अन्य की भी, जो हमारे लिए हानिकारक रही है। तीसरा, सत्ता का जो धन बल और बाहुबल का जो दुरुपयोग हुआ है सरेआम। बताइए ना, 29 महानगर पालिकाओं में 68 निर्वाचन जो है भाजपा के पक्ष में निर्विरोध हुए हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि निर्विरोध कैसे हो सकता है। सर, मैं आपको कोई शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे साफ बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति से कांग्रेस इरेलीवेंट हो गई है, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। नहीं, कई राज्यों में, कई नगर पालिकाओं में, लातूर में आपने देखा, कोल्हापुर में आपने देखा, अमरावती जहां हम अकेला लड़े वहां भी आपने देखा। इन सब जगहों पर हमने जो है लीड भी की है और कई जगह तो बहुत बड़ी मार्जिन से लीड की है। इसका मतलब यदि अप्रासंगिक होते तो हर जगह महाराष्ट्र के सर बीजेपी का गठबंधन मजबूत है, उनके साथ शिंदे और पवार क्यों होती, ये साथ खड़े रहे। आपका गठबंधन पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद आपने स्वयं से अपना गठबंधन नष्ट कर लिया। नहीं, उसमें वो कमी है, लेकिन वो कमी हमारी सिर्फ नहीं है। हम पर क्यों तोहमत लगाया जा रहा है? इसके लिए जिम्मेवार हमारे और भी साथी हैं। उन लोगों ने गड़बड़ी की है। यदि सब साथ होते तो रिजल्ट शायद इससे और बेहतर होता। पर यह भी बात सच है कि जिस तरह सत्ता बल, धन बल और चुनाव आयोग की मौन सहमति रही सत्ताधारी दल के साथ, नहीं तो 68 बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। नहीं चुने जाते। कांग्रेस आज भी अपनी पर आत्ममंथन के लिए बहनों भाइयों तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करे और ये समझे कि उसकी पॉलिसीज में क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण जनता उनको उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो,
नाकाम करती है, रिजेक्ट करती है, और जहाँ ये सरकार में होते हैं इनको सरकार से हटा भी देती है। राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। न कांग्रेस आत्ममंथन करने को तैयार है, न राहुल गांधी तैयार हैं, और न हमारे मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय। मैं ओपी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, शिवसेना के शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत। एक लड्डू आपको भी खिलाना चाहता हूँ, चूँकि उनकी ज़्यादा आई है तो उनको एक रसगुल्ला मैंने भेंट किया, आपको मैं सिर्फ एक लड्डू खिलाना चाहता हूँ। बताइए कि इस जीत का कारण क्या रहा, और आप लोग बीजेपी के लिए सबसे बड़े घटक दल कैसे बनने में कामयाब हुए? देखिए, आज की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझ। आप सिर्फ अच्छी बातें करेंगे और अच्छी बातों को करके अगर चाहेंगे कि हम बार बार काट के हांडी चढ़ाते जाएंगे, उसी का प्रतिफल लेते जाएंगे, ये अब संभव नहीं है। और विपक्षी दलों को ये मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं मानेंगे तो जो परिणाम आज आ रहा है वही कल भी आएगा, परसों भी आएगा, इनके साथ बार बार यही होगा। हेलो जी जी, आप बोलें, कंटिन्यू रहे। तो अगर ये नहीं समझते इस चीज को, तो जो परिणाम आज आया है वो परिणाम निरंतर आता रहेगा इनके साथ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है इनके साथ में कि हमारे यहाँ गठबंधन पहले है और गठबंधन में शामिल दल हम बाद में। विपक्षी गठबंधन में उनके दल पहले हैं और गठबंधन बाद में है। ये हमारा और उनका सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ दोष दे के कि आप हार गए तो आप दोष देने लगे, कभी ईवीएम पे, कभी वोट चोरी पे, तो कभी सर पे। मतलब दोष देने से काम नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं अपनी चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आप निरंतर जो हार रहे हैं, हार का कारण क्या है। सिर्फ बोलने से या अच्छी बातें करने से, बार बार एक ही कार्ड खेलने से, मराठी मानुस, मराठी भाषा, सिर्फ चुनाव के समय आपको क्यों याद आता है मराठी मानुस और मराठी भाषा? आप बाद में क्या करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि 26 साल के बाद ठाकरे परिवार को बीएमसी से बाहर करके मुंबईकर्स ने क्या किस तरह का जनादेश दिया है, और कारण क्या थे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करता हूं कि स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज की जनता विकास भी चाहती है, लेकिन वो हिंदुत्व से हटना भी नहीं चाहती। हिंदुत्व के साथ वह विकास चाहती है। बिना विकास के देश की जनता किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और विपक्षियों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर ये कहीं की सरकार में भी है, काम नहीं करना है इनको, विकास नहीं करना है, झूठे वादे करना है, बाद में सत्ता में आके सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करना, पिछली केंद्र की सरकार पे दोषारोपण करना कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीबीआई भेज रहे हैं, तो हमारे पास इनकम टैक्स का रेड कर रहे हैं। अरे साहब, आपने कुछ कुकर्म किए होंगे तभी तो आपके साथ ऐसा होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो फिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? अच्छे कर्म करिए। जनता पर आपकी पार्टी का प्रभाव मुझे सिर्फ मुंबई में बीएमसी में दिखाई पड़ा और थोड़ा बहुत थाने के एरिया में। बाकी आप कहीं बहुत प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि आप कोई पैन महाराष्ट्र की पार्टी हैं। आप सिर्फ मुंबई और ठाणे की पार्टी हैं। नहीं, आप लोग फिर अभी भी गलत फहमी में। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आप अभी भी गलत फहमी में हैं। हमारे गठबंधन का मतलब सिर्फ गठबंधन होता है, न कि ये है कि नहीं भाजपा कितनी जगहों पे आगे रही या कितनी सीटों को जीत ली, या शिवसेना हमारी शिवसेना ने कितनी सीटों को जीत लिया, कितने सीटों पे आगे रही। इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है सर? राजनीति में नंबर्स ही तो मैटर करते हैं सर। आप बताइए मुझे, बीएमसी और थाने के अलावा आप कहाँ हैं? हमारे गठबंधन और विपक्ष के गठबंधन में मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ। आप कहाँ हैं बीएमसी और थाने के अलावा सर? सर, बीएमसी थाने के अलावा अगर हम नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन हमने अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए सहयोगी दल को आगे ले आने में तो पीछे से काम किया है। जहां पे हम मजबूत रहे हैं, हमारे सहयोगी दल ने हमें सपोर्ट किया है। बीजेपी अपना मेयर बनाएगी, हमने सहयोग किया है। बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बनाएगी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? साथ में रहेगा तभी मेयर बीजेपी का होगा, आपको कोई एतराज? हाँ जी, मेयर बीजेपी का होगा, आपको कोई एतराज तो नहीं? ना, कोई एतराज नहीं है भाई। आपको होगा भी क्यों? निश्चित रूप से मेयर बीजेपी का होगा। आपको सरकार में थे, कोई एतराज नहीं था, तो अब सर कहाँ, अब तो बीएमसी छोड़ना ही पड़ेगा आपको सर। थैंक यू सर।
मेरे साथ राजपाल कश्यप मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, बातें बहुत बड़ी बड़ी आपके नेता अबू आज़मी कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम आया है मुंह के बल गिरे हैं आप लोग, एक और हार। देखिए ब्रजेश जी, ये शासन सत्ता और सरकारी एजेंसियों और धन बल की जीत है। पब्लिक ये सुनने को तैयार और नहीं है जो आप स्टोरी बेच रहे हो। नहीं, आप देखिए ये लोग और रत्नाकर भाई नहीं, लखनऊ देखिए, रसगुल्ला खिलाएंगे देखिए ब्रजेश जी, ये बीजेपी पहले दिन से चोरी करती है, एक जगह से चोरी नहीं करती है। पहले दिन से चुनाव की शुरुआत होती, वोट कटवाने से लेकर और वोट गिनवाने तक बेईमानी का ही कहीं न कहीं वो सर, इस सपने से जितनी जल्दी बाहर आ सको आपके लिए उतना ही बेहतर स्वास्थ्य लाभ होगा। दूसरी बात, ये सरकारी एजेंसियों से लेके शासन सत्ता और जिस तरीके से आपने देखा नहीं क्या उत्तर प्रदेश में तो सर ममता बनर्जी बन जाओ सर, कोई एजेंसी अगर आ जाए तो बताओ। ईडी वाला बताया, बड़ी बेइज्जती की थी ममता बनर्जी ने छापे के दौरान। नहीं तो अब होगा ही इसी तरीके आप समझ ही नहीं रहे हो कैसे हैंडल करना है। नहीं, अब मैं तो कहता हूँ ट्रेनिंग कैंपेन चलाएंगे। नहीं, अब देख लेना आने वाले समय में ये ईडी सीबीआई इसी तरीके के इनको लोगों को ठेलना पड़ेगा। आप बताइए, ये अब ये बताइए। नहीं, क्या कर लोगे आप? नहीं तो क्या आप ये बताइए कि जब चुनाव आएगा, नहीं चुनाव आएगा तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये सब निर्वाचन आयोग से लेकर सब मिल रहा है। और यहाँ तक तो आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। नहीं क्या ये लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। जन आंदोलन जब खड़ा होगा तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें। अगर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में आप तो क्या ममता बनर्जी की स्टाइल में निपटोगे जी? ममता बनर्जी की स्टाइल में निपटोगे? आवश्यकता पड़ेगी तो निपटेंगे। आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये सरकारी एजेंसियां अगर किसी की वो बन के काम करेंगी, आप निष्पक्षता से काम करिए। आज एजेंसियां कहां बची हैं? लोकतंत्र तो भैया मुंबई में कहां छापा मारा है उन्होंने? आप बेवजह मुंबई में छापा नहीं मारा तो धन बल से लेके वोट कटवाने से लेके स्याही तक खत्म हो जा रही थी। मराठी बीजेपी से प्यार करते हैं, मिट जा रही थी। मराठी लोग बीजेपी से, एकनाथ शिंदे से, अजित पवार से प्यार करते हैं। अब आपसे नहीं करते हैं। नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं, ये डर की वजह से ये डराते हैं ना। मराठी बड़ी जागृत कौम है, डरपोक नहीं है, डरने वाली कम्युनिटी नहीं है। आज लोकतंत्र नहीं है, ये बीजेपी का लूट तंत्र है, बीजेपी का लूट तंत्र। आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा? चुनाव जीतने के लिए बुलेट लेके, पिस्टल लेके मतदाताओं को रोका गया था इसी उत्तर प्रदेश में। या ये जीत सकते थे? उसी अयोध्या में जहां हारे थे वहां पे किस तरीके की बेईमानी की है इन्होंने। तो एक बात बताओ, लगातार खराब प्रदर्शन के कारण अब अबू आज़मी को वहां से महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से क्यों न हटा दिया जाए? अरे हम लोग बीजेपी को हटाएंगे। खराब प्रदर्शन, हम लोग बीजेपी को हटाएंगे। पार्टी को उनके हवाले फ्रेंचाइज कर रखा है। पार्टी का परफॉर्मेंस देख रहे हो? ये बीजेपी की जितनी आप सीखने को तैयार नहीं हो। आप जिसके कंधे पे रख दिए हो पार्टी, वो परफॉर्मर ही नहीं है, ही इज अ नॉन परफॉर्मर। अरे बीजेपी जितने तरीके से अध्यक्ष नॉन परफॉर्मर आज नहीं, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर, हमारे नेता सब मजबूत है। इसी बीजेपी को हटाएंगे, इसी बीजेपी को हटाएंगे। और 24वें इसी उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर को रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने किया है। देख लो, ईडी वगैरह है क्या? ईडी अरे ईडी से अब डरने वाले हम लोग नहीं है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और ब्रजेश जी ये तो डरा ले गए सारे चैनलों को। आप तो कम से कम बोल रहे हो। आपके यहाँ भी कई बार लड़ने का कोई फायदा नहीं। अरे मैं तो छापा खा चुका हूँ। नहीं तो हमारे नेता के यहाँ भी जितना करना था कर चुके हैं। और देखो, इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं। हार कर भी हंसते रहने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। नहीं देखिए, आप बेवजह उत्तेजित हो रहे हो। उत्तेजना की बात नहीं। आज लोकतंत्र में कुछ बच रहा है क्या? ये लूट तंत्र है बीजेपी का। आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में मेयर का कैसे लूट लिया गया था? वो तो कोर्ट ने दखलंदाजी की। ये वोट कटवाने से लेकर, जुड़वाने से लेकर और गिनती तक और स्याही तक। आज तो दिन है इन लोगों का भाई, इनको तो आज लड्डू बीटेगा। सत्ता का लड्डू खाएं, सरकार का लड्डू खाएं। बीजेपी नहीं जीती है, दल नहीं जीता है, सरकार जीती है, सरकारी तंत्र जीता है, इनकी बेईमानी जीती है। बहुत तेज तेज बोल रहे हो। देख लो बंगाल में क्या हुआ है। फिर न कहना कि हमने एडवांस में बताया नहीं। तो हम लोग हम समाजवादी लोग हैं और हमारे नेता संघर्ष से निकले लोग हैं। आ गई तो फिर दिक्कत होगी एजेंसी। अरे क्या होगा? हम लोग डरने वाले लोग हैं क्या?
क्या कर लोगे? अच्छा? अरे क्या करेंगे, जेल नहीं, भेज क्या देंगे कर ना। लोगे? अरे जेल भेज नहीं, देंगे ना। क्या कर लोगे? जेल जाने को तैयार है हम लोग। अच्छा, हम लोग तब ठीक है। आंदोलन, हम लोग तब जेल ठीक से है भाई। डरने वाले लोग देखो नहीं डर हैं। एक ही बात का है, जेल का। आप कह रहे हो हम जाने को हम तैयार जेल हैं, जाने को तैयार तो बात हैं। खत्म। फिर भाई एक ही चीज का तो डर है, जेल। अरे अगर भाई, आपको डर नहीं है तो बात बड़े खत्म। बड़े नेताओं को इन्होंने जेल भेजने का आप काम गुस्सा किया। ना करो, आप छोड़ो, गुस्सा ना करो। वीरेन जी आ गए हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में। वीरेन जी स्वागत आपका। तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने कमाल कर दिया, इन सबको धूल चटा दी। बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि अब बीएमसी में पहली बार भाजपा का मेयर होगा। एक बहुत बड़ी सरकार है जिसे आप मिनी विधानसभा कह सकते हैं मुंबई की, और इतना बजट वाला नगर निगम देश में कोई दूसरा नहीं है। बीएमसी का चुनाव देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से बड़ा है, तो ये जीत बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि पिछले 25 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का लगातार कब्जा रहा है और अब वो कब्जा हट गया है। देखिए, तमाम सारे राज्य हैं, उत्तराखंड है, मिजोरम है, नागालैंड है, कई सारे इस देश में राज्य हैं जो बीएमसी से बहुत कमतर हैं। जितनी ताकत बीएमसी के पास है उतना कई राज्यों के पास नहीं है। 227 सीट में 114 पे बहुमत आ जाता है, 118 पर ये लोग पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अलग लड़ी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग लड़े, और उसी का नतीजा है कि परिणाम सब बिखरा हुआ आया है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने बहुत जोरदार बैटिंग की है इस चुनाव में, खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, उससे यह साफ हो गया कि विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान ओवैसी की वजह से हुआ है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने तहस नहस कर दिया है विपक्ष को जी, क्योंकि वो पूरे महाराष्ट्र में 67 सीटों पर आगे हैं। और 20 साल बाद दो भाई साथ आए थे, लेकिन वो कहते हैं कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को भी डुबो दिया। अब इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि राज ठाकरे की जो छवि रही है वो यूपी, बिहार, उत्तर भारत विरोधी लोगों की रही है, और उन्होंने उनके साथ जो ज्यादतियां की थी उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भी शायद भोगना पड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का आखिरी किला भी अब ढह गया है, और मराठी मानुस का नारा देते देते उन्होंने अपने आप को इस देश की जनता से अलग कर लिया। यूपी, बिहार और विभिन्न राज्यों के लोग जो मुंबई में रहते थे वो उनसे अलग रहने लगे, वो मानने लगे कि हमारे दुश्मन हैं। जी, वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो ताकत लोगों ने आज दिखा दी है। बीएमसी ब्रिजेश जी 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का जाल है उनके पास, नेटवर्क है। पूरे बसों का जो बीएसटी बसें हैं उनका वो संचालन करते हैं। बहुत बड़ी लाइफलाइन है मुंबई की। आप सबसे अमीर नगरपालिका इसलिए कहते हैं कि उनकी नगरपालिका दिल्ली और कर्नाटक से भी बड़ी है, कोलकाता से भी बड़ी है। लगभग 70,000 करोड़ का बजट बीएमसी का है, जबकि दिल्ली का 16,000 है और कोलकाता का 5,000 करोड़ का है। बहुत अंतर है, इसलिए बीएमसी बहुत बड़ी चीज है। वैसे एक चीज कहते हैं कि समंदर का किनारा और मुंबई का नज़ारा बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है, और इसीलिए बंबई को स्वप्न नगरी कहते हैं, ग्लैमर की नगरी कहते हैं। हालांकि जब बारिश होती है तो मुंबई थोड़ी सी बारिश में डूबने लगती है, ये भी लोगों ने देखा है, और हालात बेकाबू हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर भी आज चुना गया है, तो जनता ने देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट को वहाँ पर मुहर लगाई है, अजीत पवार के उस पर गठबंधन पर। और मोदी तो सबसे ऊपर ही हैं, उनके लिए हर जगह वोट होता है। लेकिन कुछ लोग बताए कि ये स्याही मिटाई के नेल पॉलिश वाले से रिमूवर से दोबारा वोट डलवा रहे थे।
ये सब छोटे मोटे विवाद आए, लेकिन इस चुनाव में एक फैक्टर जो रहा वो ओवैसी का, जिसने विपक्ष को तहस नहस किया, सफाया किया, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। फिलहाल आप एक साहित्य सुन लीजिएगा जी मुंबई के लिए, फिर अंत करते हैं कि दिन रात चलती है मुंबई, हर पल रंग बदलती है मुंबई, न थकती है न रुकती है, बस चलती है मुंबई। शोहरत दौलत का नाम है मुंबई, हर किसी के लिए काम है मुंबई, और बस थोड़ी सी बदनाम है मुंबई, लेकिन अपनी तो जान है मुंबई। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की नगरपालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और 29 में से अधिकांश तकरीबन 23 से 26 के बीच की नगरपालिकाओं पर अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएमसी यानी वृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर अब ठाकरे परिवार का राज खत्म और बीजेपी ने अंतिम किला भी भेद लिया है। अब मेयर बीजेपी का ही होगा, इसकी संभावना पूरी है। रवि तिवारी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। तिवारी जी, हम सबको बताइए कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये जो तिकड़ी बनी हुई है फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की, ये अब किसी भी अन्य गठबंधन, किसी भी अन्य नेता पर भारी है और इसका आगे एडवांटेज इस चुनाव का इस गठबंधन को किस प्रकार से मिलेगा? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस का कद जो है वो बीजेपी में अब बहुत बड़ा हो गया है। ये परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री के वक्त में नहीं हुआ है जो देवेंद्र फडणवीस ने ये परफॉर्मेंस किया है। खासकर नगर पालिकाओं के चुनाव में, महानगर पालिकाओं के चुनाव में इस तरह से लैंडस्लाइड विजय किसी पार्टी के पास नहीं थी जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने किया है। और पूरा का पूरा ये पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग, इलेक्शन ड्राइव वो मुख्यमंत्री की देखरेख में था। यहाँ पे स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार करवाई और पूरी टीम ग्राउंड पे उसी तरीके से काम कर रही थी। तो आप ये देखें कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को नेशनल कैनवास पे किसी एक बहुत बड़े नेता की तरीके से मैं देख रहा हूँ। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बीजेपी में उनका कद काफी बड़ा होगा जो आने वाले दिनों में है। रही बात शिंदे और अजीत पवार को लेकर अगर मैं बात करूं, जितना हमारे आपस में लोगों में बातें होती रहती हैं, इस पूरे चुनाव में शिंदे जी कई जगहों पे तो साथ में रहे, लेकिन कई जगहों पे सीधे बीजेपी के साथ टक्कर में खड़े रहे। तो ये जो है ये एक पार्टी की अपनी एक इच्छा है। अगर आपको याद होगा, कभी इसी शिवसेना को लाल सलाम वालों को से दूर करने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया था। तो एक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा आपको महाराष्ट्र में ये दिखेगी शिंदे की पार्टी के साथ। एमएमआरडीए में जिस तरीके से और महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिंदे की पार्टी एक तीसरी पार्टी बन के उभर रही है, आप उसके रोल को अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। यानी शिंदे अब बेटर निगोसिएशन में रहेंगे, हो सकता है बीजेपी। अब मैं जानना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होगा? ठाकरे परिवार एक रहेगा या इस हार के बाद एमएनएस को वो बाहर करेंगे? और कांग्रेस ये जो ताने दे रही है, जैसा उपाध्याय जी बार बार ताना दे रहे थे, हमको अलग कर दिया, हमको अलग कर दिया, इन्होंने लातूर हो या 2-4 जगह तो परफॉर्म किया, पर ये कोई टेबल पलटने में या कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। जब मैं कहता हूं कि अप्रासंगिक होती जा रही इनकी नीतियां और नेता, तो ये सुनने को तैयार नहीं है। कैसी विधानसभा थी जो कांग्रेस की मुट्ठी में थी? माना कोल्हापुर की महानगर पालिका कैसी नगर पालिका थी जो कांग्रेस की मुट्ठी में थी, और माना जा रहा था कि यहाँ पे बहुत आसानी से कांग्रेस अपना मेयर बनाएगी, लेकिन वो भी अब कांग्रेस के हाथ से फिसल गई है। आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशंस, इलेक्शन कैंपेनिंग, बहुत सारी चीजों में कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहा, ना तो ग्राउंड के उनके जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में, ना उनके नेताओं के बीच में। सेम कहानी जो है अगर कहें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ भी रही। आखिरी बार उसके जीतने वाले उम्मीदवार कभी शिंदे के साथ जा रहे थे तो कभी बीजेपी की पार्टी के साथ जा रहे थे। ऐसी महानगर पालिका रही कि जो पूरी की पूरी तश्तरी में परोस के चली गई बीजेपी के पास, और यहाँ पे मुख्य कंपटीशन जो है वो शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में था और कोई था ही नहीं। तो आप इसे देखिए कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी महाराष्ट्र में पैदा हो रही है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब तो चुनाव को बहुत लंबा समय है, एक बहुत बड़ा शून्य, एक खाली,
एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। अपोजिशन लगभग धराशायी, टूटा मनोबल, टूटे हुए खंडित अपने गठबंधन के साथ ये खड़े हैं। मुझे लगता है कि अब इनके लिए आने वाले दिन और वक्त बहुत मुश्किल होने वाले। मुश्किल मानेंगे ब्रजेश भाई वो रहेगा, खासकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी को एक बार फिर से संगठित करने में। मुझे लगता है कि जो सप्लाई थी, बीएमसी माना जाता था कि सबसे बड़ी सप्लाई थी शिवसेना ठाकरे परिवार के लिए, जहां से वो पूरी पार्टी को संगठित करते थे, चाहे वो कार्यकर्ताओं की मोबिलाइजेशन की बात करें या पार्टी के फंड की बात करें, वो उनके हाथ से छीन गई है। तो मुश्किलें शिवसेना के लिए आएंगी। हो सकता है कि ये पार्टी अपने वजूद के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाए तो शायद कोई मिराकल होगा, नहीं तो मुश्किलें आएंगी उद्धव ठाकरे के लिए। राज ठाकरे की पार्टी पहले से भी, अगर पिछले 5 से 7 सालों के बीच का उनका पूरा परफॉर्मेंस देखें तो पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही है। इस बार राज ठाकरे एक काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, ही इज ए वेरी गुड पेंटर, और उन्हें अपने मूल काम पर फोकस करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है खासकर राज ठाकरे में। और ये पूरे चुनाव को अगर ब्रजेश भाई आप देखेंगे तो जो मोबिलाइजेशन हुआ, वैसे ये वन साइडेड पूरा का पूरा इलेक्शन था जो बीजेपी के हाथ में था। जो ये मोबिलाइजेशन इस बार हुआ है वो राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद हुआ है। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। तमाम कारणों के बीच भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन आप कोई गुमान में मत रहो, आप अकेले अपने दम पर नहीं जीत रहे हो। एकनाथ शिंदे, अजित पवार के दम पर जीत रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस गुमान में नहीं रहती है कि वह जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक रणनीति के तहत एक स्ट्रेटेजी बना करके और लोगों के बीच अपने काम की बदौलत जो है वह जीत हासिल करती है। हम अपने विचारों में सिर्फ नहीं जीतते हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे बैठे सारे आंकड़े बना लेंगे और कह देंगे कि हम जीत रहे हैं, और बहुत सारे इनके सपा के जो अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बदौलत जनता के बीच जाती है और जीतती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी राजपाल जी जो कह रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग और तमाम तरह का आरोप लगा करके हम ये चुनाव जीते हैं। अरे भाई साहब, अभी अखिलेश यादव जी की ही आप स्टेटमेंट आज का ही सुन लीजिए, क्या कहा है उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है और आंकड़ों के आधार पे सारा एनालिसिस करने के बाद चुनाव लड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसकी तैयारी पूरी तरह कर लेते हैं, और पूरी तैयारी के साथ जो है हम एग्जामिनेशन में जाते हैं और तब वहां पे अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी स्याही की बात चल रही थी ब्रजेश जी, देखिए ये राहुल गांधी, इनकी कांग्रेस पार्टी का हालत अभी समझिए। राहुल गांधी जब विधानसभा का चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम खराबी है, और अभी जो बीएमसी के चुनाव में भी ये स्याही का आरोप लगा रहे थे, उद्धव ठाकरे भी स्याही का आरोप लगा रहे थे कि स्याही निकल जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं। अरे स्याही से गड़बड़ भी होगी तो कितनी होगी? 1%, 2%, उससे ज्यादा क्या स्याही गड़बड़? तो मैंने कल ही मतदान किया है, 10 बार कम से कम, कल से लेके आज तक हैंड वॉश किया रहूंगा, लेकिन मेरी स्याही अभी भी दिख रही है। तो ये सारे मुद्दे जो है, थैंक यू सर, ये बिल्कुल अनर्गल मुद्दे हैं जो ये समझने को तैयार नहीं है। मुख्य मुद्दे जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे आप आइए, आप दो हाथ करिए, आपको पता। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना खत्म है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप अकेले अपने दम पर 75 से ज्यादा सीटों पर जीत के आए हैं, और जिनके साथ आप खड़े हैं, जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, 17 से 20 सीटें हैं। असली शिवसेना तो वो है सर जिसको मराठी प्यार करता है, मुंबईकर करता है। भले सत्ता में नहीं लाए, पर 75 से अधिक उनके जीत के आए हैं, और आप वाले शिवसेना 17 सीट सर। नहीं, अभी ये तो ये सवाल पे भाई फंस गए। विधानसभा वाला आंकड़ा देख लीजिए, विधानसभा में ये सोचे कि आज मिश्रा जी से रसगुल्ला खिलाएंगे, मैं आपको समोसा भी खिलाऊंगा। ब्रजेश जी 288 सीटों में 20 सीट सिर्फ जीत पाई है शिवसेना उबाठा। तो ये कहीं ना कहीं एक मास लेवल पे दिखता है कि कौन
बाला साहब की लीगेसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कौन हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कम से कम ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे वो नहीं जो है। कहते हैं कि हम बुर्के वाले को मेयर बनाएंगे, जी। उनके साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं यही सवाल लेके ओपी मिश्रा जी के पास जनता चलता वो नहीं हूँ। समझती इस शिंदे बात गुट को। के प्रवक्ता हैं शिवसेना में ओपी मिश्रा जी। मिश्रा जी देखिए, जो बीएमसी के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, आप कहीं दूर दूर तक उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के आसपास नहीं है सर। नहीं, मुझे अच्छी बताइए कि आप निकाय चुनाव के परिणामों को लेके हमारे पे ये बोल रहे हैं कि नहीं शिवसेना, वास्तविक शिवसेना ये है या वास्तविक शिवसेना वो है। भाई मुंबईकर ने तो कह दिया कि वास्तविक वाली तो उद्धव ठाकरे की है। विजय जी थोड़ा सा समय दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यही आधार है तो आप पीछे के चुनाव पे उठा के देखिए, आपके विधानसभा के चुनाव, आपके लोकसभा के चुनाव, इनका वोट प्रतिशत देख लीजिए जो हमें मिला है और वाटा को मिला है, दोनों को वोट प्रतिशत देख लीजिए। एक चीज, दूसरा जो मूल विचार रहे हैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब के, उन मूल विचारों को, हिंदुत्व को, मूल विचारों को लेके चलने वाले हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब ही हैं। आज भी अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि आज हमारे गठबंधन को स्पष्ट रूप से सर आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। साहब का मिला हुआ है, जो कि मुंबईकर ने असली शिवसेना कौन सी है ये बता दिया है। सुनिए ना, उनको 75 से ज्यादा और आपको 20 से कम। अरे सर, सीटों की बात होती तो आप विधानसभा को देख लीजिए ना। अब जब लेटेस्ट चुनाव देख रहा हूँ सर आप गुस्सा मत हो मेरे ऊपर, मैं केवल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर सीट ही आधार है तो आप विधानसभा की सीटों को देख लीजिए, वोट प्रतिशत को देख लीजिए। मैं कहता हूँ रत्नाकर सिंह से सावधान रहना, बस यही अंदर अंदर बताना चाहता हूँ, आप समझी नहीं चाहिए। भाई साहब, हमारा गठबंधन इतना पुराना है ना कि शायद हमें ना भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है, ना भाजपा को। देख लो सर, 17 बचे हो, मुझे तो अब फिक्र हो रही है सर। अब मैं वरीड हूँ आपके लिए। हम चुनाव या अपने स्वार्थ को लेके गठबंधन नहीं करने वाले लोग हैं, हम नेचुरल एलाई हैं। जो हाल आपका है उससे भी खराब हाल में अजय उपाध्याय की पार्टी है, पर मजाल है कि उपाध्याय जी के चेहरे पे कोई शिकन है। तो बताइए कांग्रेस ने क्या सीखा उपाध्याय जी? देखिए, इस चुनाव में 2-3 बातें रही हैं जिसकी चर्चाएं आप लगातार कर रहे हैं और सभी साथियों से आपने पूछा भी है। सच है कि गठबंधन को साथ होना चाहिए था। यदि हम सब साथ होते तो जो है ये पूरा उल्टा होता रिजल्ट, जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं। और ये बात भी सच है, उद्धव ठाकरे जी की गुट ही वहाँ शिवसेना है। बेशक उनको खंजर घोंपने का प्रयास शिंदे साहब ने भाजपा से मिलकर किया था, पर जनता के बीच में आज भी वो वहाँ पॉपुलर हैं। एमएनएस के साथ जो उन्होंने समझौता किया वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में वो भी फेल हुए और उसी कारण हमें भी उनसे दूर होना पड़ा, जो बेहद व्यथित करने वाला ये रिजल्ट परिणाम के बाद दिख रहा है। मुझे लगता है कि एमएनएस जो पॉलिटिक्स की करती है वहाँ वो भाजपा के लिए शूट करती है, उसी तरह जैसे ओबीसी की पॉलिटिक्स है वो भाजपा को शूट करती है। हमें इन दोनों अतिवादिता से दूर होकर के सौहार्दपूर्ण समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ना। मिश्रा जी प्लीज वेट, मिश्रा जी प्लीज वेट, प्रतिबिंबित कर रहा है। मिश्रा जी प्लीज वेट, हमारे लिए भी सीख है, कांग्रेस के लिए भी सीख है। ये वही कांग्रेस है जो मिश्रा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा सर बीच में ना बोले। मिश्रा जी सर बीच में निवेदन कर रहा हूँ, कृपया रुक जाए। कभी नहीं चाहती थी। ओके बोलिए, आप बोलिए उपाध्याय जी। उपाध्याय जी का ये प्रॉब्लम होने लगी। लगी। मिश्रा जी कोई प्रॉब्लम में मत रहिए आप, जो सच्चाई है सिर्फ हमें अजय उपाध्याय जी की आवाज। आपकी गुट की जीत हुई है, बधाई लीजिए, पर इसको भी स्वीकारिए कि आप उद्धव ठाकरे साहब के सामने अभी बहुत छोटे हैं। ठीक है, राजनीति में जीत हुई है आपके गठबंधन की, मैं बधाई देता हूं। ईमानदारी से यदि धन मन का प्रयोग नहीं हो, इस तरह का वैमनस्य न हो, इस तरह 1 by 1 एक मिनट मिश्रा जी, ये वो वाली डिबेट नहीं भैया, अपनी अपनी बारे में बोलिए, उपाध्याय जी को बोलने दो। आपकी जीत असंभव जी। तो आपने कुछ सबक लिया उपाध्याय जी, या फिर अब आप नई हार की तैयारी कर रहे हो सर? क्या कांग्रेस नई हार की तैयारी में जुट गई है सर? नहीं, ओपी मिश्रा जी परेशान जरूर। देखिए, हार जीत अब तो जनता पर है, जनता मालिक है। हमारा काम है, हम तो ईमानदारी से नैतिकता के साथ विचार को ध्यान में रख करके और सामाजिक सौहार्द बनाने वाली राजनीति करते हैं। संवैधानिक जो मूल्य है उसकी रक्षा के साथ हम चुनाव में जाते हैं।
हम बंटवारे की राजनीति, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं कर पाते, हमारी कमी है। और यदि ये कमी है तो इस कमी को तो हम अभी भी स्वीकार रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे भी हम चलेंगे। हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि समाज टूटे नहीं, बेशक हम हार जाएं। अब इसके लिए आप हमें जो भी कोसेंगे वो भी हम स्वीकारेंगे। नहीं, मैं कोसूंगा क्यों? लो आप ये तो आप बीएमसी के लेवल पे तूफान जैसा व्यवहार कर रहे हो, मैं क्यों कोसूंगा? मेरी पॉकेट से क्या गया? मैं तो ये कह रहा हूँ अगली हार की तैयारी कर रहे हो। मैं आपकी बात नहीं, मैं माल्यार्पण करूंगा, आपका आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, माल्यार्पण करूंगा। एक जागरूक पत्रकार होने के नाते आपका प्रश्न करना जायज है, जायज नहीं। पर आप ऐसा क्यों इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो? मैंने कैसे अपेक्षाएं हैं कि विरोधी दल जो है सत्ता में आए, लेकिन विरोधी दल सारे नैतिक मापदंडों को खत्म कर दे, तो फिर तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। जिस तरह भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है, एक समय आएगा जनता को भी समझ में आएगा कि ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, ये मुस्लिम मेयर का नैरेटिव या मराठी गैर मराठी का नैरेटिव, इससे ऊपर उठकर राष्ट्र का नैरेटिव होना चाहिए। और राष्ट्र के नैरेटिव पर हम आएंगे आने वाले समय में। थोड़ा वक्त लगता है सच्चाई को सामने आने में। हमारा संगठन भी काम कर रहा है, यदि नहीं करता तो ये भी सीट जो हमारे अकेला लड़के हम लोग लाए हैं वो नहीं लाते। हमारे पास तो कुछ नहीं था, जनता का आशीर्वाद, इसके अलावा तो हम निहत्थे लड़ रहे थे हमारे वॉरियर। आज तो अंग्रेजों बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। कश्यप जी, आप गठबंधन से अलग हटके लड़े, कांग्रेस गठबंधन से हटके लड़ी, नतीजा और हश्र आपने महाराष्ट्र के इस चुनाव में देख लिया। क्या आपने कोई सबक लिया या नहीं? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनसे सबसे सीख रहे हैं और सब फार्मूले का तैयारी भी कर रहे हैं। जो बीजेपी या जिस तरीके से तीन तिकड़म और षड्यंत्र करके जीत रही, ठीक है जीत रही, जीतने के बाद में भी कुछ काम करोगे। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि हम काम की बदौलत जीत के आ रहे। कौन से काम की बदौलत जीत के आ रहे? आपने स्मार्ट सिटी का नारा दिया था, अरे हम छोड़िए, अब बीएमसी तो आप जीते हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी जहाँ से प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी देख लिए, लखनऊ देख लिए, प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ खुद ही डूब जाता है। वहाँ आज तक व्यवस्था क्या है? और आप वाराणसी गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र डूब जाता है। यहाँ लखनऊ की सीवर से लेकर सारी चीज़ें सब अस्त व्यस्त पड़ा। कौन से काम की बदौलत जीतते हो आप? आप काम की बदौलत नहीं जीतते हो। काम नहीं किए होते तो क्या जीतते नहीं? ये काम की बदौलत जीतते हैं। एक अस्पताल उत्तर प्रदेश की राजधानी में नहीं बना पाए और ये जीत रहे हैं। अरे बंबई की बात करो, नहीं मुंबई की बात तो बंबई में क्या नया कर देंगे? बंबई बताए क्या कर देंगे? अध्यक्ष ने एमआईएम वालों को कहा आओगे तो पटक के मारूंगा, मैं तो यूपी वाला हूं। अरे ये कोई राजनीति है? आप गुंडे हो, पहलवान हो, क्या हो आप? ऐसी भाषा बोलोगे? देखिए, बताओ, रवि तिवारी से पूछवा दूं, अभी पूछवा दूं, बोला कि नहीं बोला? षड्यंत्र तिकड़म करती ABCD सब पार्टियां तुम्हारे खिलाफ मतलब आपके अध्यक्ष से तिकड़म कराया गया है? नहीं, तिकड़म ABCD सब पार्टियां लगा दी। अबू आसिम को निकाल दो पार्टी से वहां से। देखिए, ऐसा है, हम बीजेपी को निकालेंगे और हम ही लोग निकालेंगे बीजेपी को सत्ता से। फ्रेंचाइजी बांट रखी है आपने, कोई नॉन परफॉर्मर, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरी महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी की ऐसी कैसी आप देख लेना ब्रजेश जी, इस बीजेपी को देश से कोई हटाएगा, माननीय अखिलेश यादव उनका पीडी हटाएगा। उत्तर प्रदेश 27 से शुरुआत होगी, 24 से शुरुआत होगी। बंगाल वाला याद रखना, फिर मुझे कहना मत। कौन? फिर अभी से कह देना। ये समाजवादी लोग हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब लोगों ने लोकतंत्र की ये लोग कहां थे? ये तो जासूसी कर रहे थे लोकतंत्र, ये बीजेपी के लोग। ये कौन सी लड़ाई लड़े हैं? और संघर्ष। अरे तो क्या जान दे दें, जासूसी न करें तो? फांसी पे लटका दे रहा था अंग्रेज। नहीं, फांसी तो खा लेते, समाजवादी लोग लड़े हैं ना। नहीं, फांसी खा लेते। हाँ, फांसी पे चलते लगते यार। लोकतंत्र, संविधान कौन? क्यों फांसी खा ले? संविधान खत्म। ये तो गजब बता रहे, कह रहे फांसी खा लो। बीजेपी के लोग तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। जान बचाई, ठीक किया। नहीं, अंग्रेजों से मिले हुए थे तो लोकतंत्र। अब आगे बड़ी जो सरदार पटेल फांसी नहीं खाएगा भैया कोई। देखो, जो सरदार पटेल ने इनके RSS पे बैन लगाया था, ये इतने खतरनाक लोग हैं सर। देख लो, बंगाल वाला याद दिला रहा हूं, नहीं कहना कि बताए नहीं। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं ब्रजेश जी, और संघर्ष की कोख और इस लोकतंत्र को किसी कीमत पे और बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। ये खत्म करने पे लगे। भी स्याही ले आए तो
ये तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं था क्या? चंदौली के चुनाव में इन्होंने स्याही पहले ही लगवा दी तो थी। फिर क्या कर लिया तब आपने जो आगे कर तो लोगे? आपने 24 में देखा नहीं, माननीय अखिलेश यादव ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और यही बीजेपी धराशायी हो गई। अयोध्या में भी भगवान प्रभु राम का भी आशीर्वाद हुआ और अब देव प्रसाद जी जीते। आज पता नहीं क्या हुआ कि सारे पैनलिस्ट रवि भाई को छोड़ के सब आज थोड़ा मुझसे नाराज हुए, पर मेरा कोई आपको हर्ट करने, शर्मिंदा करने या कोई ऐसा मसला नहीं था। मैं तो हर तरह के सवाल पूछ लेता हूं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबको बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, माघ मेला का एक ज़बरदस्त नज़ारा दिखाएंगे। बहनों भाइयों, इस समय सोना खरीदना बहुत बड़ी बात है, मतलब बिरले लोग ही खरीद सकते हैं सोना। तोला और ग्राम में खरीदना मुश्किल है। वहीं एक बाबा हैं माघ मेला में, वो किलो के हिसाब से सोना पहने हुए हैं। वो वीडियो देखकर आप गस खाकर गिर पड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।